नमस्कार दोस्तों। मैं पल्लवी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने हिंदी वाली चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दैनिक जागरण संपादकीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला कदम। केंद्रीय बजट भारत सरकार की सबसे व्यापक वार्षिक आर्थिक गतिविधियों में से एक है। यह कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है, कराधान और व्यय नीति को निर्धारित करता है, कल्याणकारी एवं विकास संबंधी योजनाओं पर खर्च का खाका तैयार करता है। इसकी नीतियां जीडीपी वृद्धि, निवेश और रोजगार से लेकर महंगाई के रुझान को भी प्रभावित करती है। गत रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया वह भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वैसे तो बजट एक वार्षिक आयोजन है, लेकिन इस बजट के मूल में एक दूरगामी लक्ष्य है और वह है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के लिए बुनियाद को मजबूत बनाना। इस बजट में भारत की उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने एवं विकसित भारत को मूर्त रूप देने वाले पहलुओं का समावेश है। इसमें वित्तीय नीति, बुनियादी ढांचा और पूंजीगत व्यय, विनिर्माण और रणनीतिक क्षेत्र, एमएसएमई और उद्यमिता, समर्थन, कराधान उपाय और सामाजिक स्वास्थ्य एवं कृषि की आवश्यकताओं को भलीभांति चिन्हित कर उनके लिए अपेक्षित उपाय किए गए हैं। वैश्विक अनिश्चित माहौल में वित्त मंत्री ने विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्त अनुशासन के बीच संतुलन साधा है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3% तक लाने का लक्ष्य तय किया है। बजट में वर्ष 2031 तक जीडीपी के मुकाबले ऋण अनुपात को 50% तक कम करने की राह तैयार की गई है। यह राजकोषीय घाटे को घटाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। घाटे को नियंत्रित रखने के बावजूद सरकार ने विकास गतिविधियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में भी उदारता दिखाई है। बजट ब्याज के बोझ को नियंत्रित करते हुए सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता को भी संतुलित करता है। इसमें बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर जारी है। इसके लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कई महत्वाकांक्षी नई परियोजनाओं का भी ऐलान किया गया है। इनमें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख हैं। इनके अलावा नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण, एक तटीय कार्गो प्रमोशन योजना और 7 सिटी इकोनॉमिक जोन भी शामिल हैं। रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र भी बजट की प्राथमिकता के केंद्र में है। इसमें विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस क्रम में सेमीकंडक्टर मिशन, घरेलू चिप निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन और प्रौद्योगिकी आधारित मूल्य श्रृंखलाओं को आकार देने पर ध्यान दिया गया है। बायोफार्मा उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर की पहल रेखांकित करती है कि भविष्य की योजनाएं सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। बायोफार्मा शक्ति मिशन और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण जैसी पहल भी सरकार के रणनीतिक सोच को रेखांकित करती है। सैकड़ों पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुत्थान और डेडिकेटेड रासायनिक पार्कों की स्थापना के माध्यम से सरकार इकोसिस्टम संचालित ढांचे पर दांव पर लगा रही है। यह वॉल्यूम प्रोड्यूसर से वैल्यू प्रोड्यूसर यानी मात्रात्मक उत्पादक से नवाचार प्रेरित गुणात्मक उत्पादक बनने की योजना पर काम कर रही है। अगर 2030 तक देश को 7 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाना है तो ऐसा परिवर्तन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। बजट में छोटे उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बड़े कोष की स्थापना का भी प्राविधान है। इसका उद्देश्य उद्यमों तक पूंजी तक पहुंच को बढ़ाना और आर्थिकी की रीढ़ को मजबूत करना है। बजट ने कई सामाजिक आयामों का भी ध्यान रखा है, जैसे कृषि को 1.6 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। इसमें उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे नारियल, चंदन, काजू और कोको के लिए सार्थक उपाय किए गए हैं। साथ ही पारंपरिक अनाज फसलों और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया है। भारत विस्तार एआई किसानों को मौसमी जानकारियां, मिट्टी की सेहत और बाजार कीमतों को एकीकृत करके आवश्यक मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध होगा। इसकी सेवाएं कई भाषाओं में होंगी। लाभार्थी दीदी की सफलता के बाद शी मार्ट योजना ग्रामीण महिलाओं के
उत्थान पर केंद्रित है। चिकित्सा हब की स्थापना भारत को एक वैश्विक चिकित्सा पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त 1.5 लाख विशेष कर्मियों को प्रशिक्षित करना हेल्थ केयर सेवाओं की बढ़ती मांग के अनुरूप ही है। उच्च शिक्षा से संबंधित एक नई समिति शैक्षणिक ढांचे और औद्योगिक आवश्यकताओं के बीच सेतु का काम करेगी। पर्यटन को प्राथमिकता में रखते हुए 50 महत्वपूर्ण गंतव्यों में प्राचीन पुरातात्विक स्थलों के कायाकल्प और विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण की योजना से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पर्यटन आर्थिकी की संभावनाओं को भुनाना आसान होगा। कराधान ढांचे में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन सुगमता के तमाम उपाय अवश्य किए गए हैं। कुछ आलोचकों को यह अखरेगा कि बजट में क्रांतिकारी घोषणाएं नहीं की गई हैं। इस पर यही कहना अधिक उचित होगा कि वित्त मंत्री ने कोई तत्कालिक राहत देने के बजाय दीर्घकालिक मजबूती को वरीयता दी है। इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरता के संकेत दे रही हो, लेकिन वैश्विक स्थितियां व्यापक रूप से अनिश्चित एवं अस्थिर बनी हुई हैं। ऐसे फिसलन भरे परिदृश्य में मजबूती देने वाले ऐसे ही बजट की आवश्यकता थी कि भारत के कदम फिसले नहीं और वह सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में चमकता रहे। जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है परीक्षाएं। भारत में छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने और सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाने के लिए शुरू हुई परीक्षा पे चर्चा पहल आज एक बड़ी जन भागीदारी बन चुकी है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छात्रों के बीच हुई एक बातचीत से आरंभ हुई यह पहल अब करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। 2025 में इस कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जब एक ही महीने में 3.53 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भागीदारी के लिए पंजीकरण किया। इसकी कुल पहुंच 21 करोड़ से अधिक दर्शकों तक रही, जिसमें विदेश स्थित भारतीय स्कूल भी शामिल थे। यह कार्यक्रम छात्रों को यह संदेश देता है कि परीक्षाएं जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि सीखने की यात्रा का सिर्फ एक प्रमुख चरण है। प्रधानमंत्री बार बार इस पर जोर देते हैं कि परीक्षा केवल किसी विशेष क्षण में आपकी तैयारी को मापती है, जबकि सीखना लगातार और आनंददायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आजीवन सीखने की अवधारणा पर गहराई से जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि अंकों का प्रतिशत बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकता। बच्चों को पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर अलग अलग कौशल सीखने, नई गतिविधियों को आजमाने और चुनौतियों को डर के बजाय अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया जाना है। इस पहल में मानसिक स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया गया है। विशेषज्ञ छात्रों को तनाव कम करने के आसान तरीकों से परिचित करा रहे हैं, जिनमें 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 ग्राउंडिंग तकनीक, पर्याप्त नींद, पानी, व्यायाम और ध्यान जैसी स्वस्थ दिनचर्या शामिल है। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 इंद्रिय आधारित ध्यान अभ्यास है, जिसे पांचों इंद्रियों का उपयोग करके विचारों की दौड़ को शांत करने और अंततः उन्हें एक इंद्रिय तक सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा करने से आपका ध्यान चिंता पैदा करने वाले विचारों से हटकर वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है। इस तकनीक को 18वीं शताब्दी में बेट्टी एलिस एरिक्सन ने विकसित किया था। खेल जगत की कई हस्तियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया था कि खेल पढ़ाई में बाधा नहीं, बल्कि तनाव कम करने और ध्यान केंद्रित रखने में मदद करते हैं। डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रचलन से आशंका व्यक्त की जा रही है कि उससे संज्ञान का ह्रास हो रहा है तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित हो रहा है। विश्व में 5.66 अरब डिजिटल मीडिया प्रोफाइल हैं। लोग प्रतिदिन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री देखने में 15 अरब घंटे व्यतीत करते हैं, जो मानव जीवन के 17 लाख वर्षों से अधिक के बराबर है। अत्यधिक उपयोग से डिजिटल डिमेंशिया में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में ग्रे मैटर की कमी हो जाती है जो भावनात्मक विनियमन और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम डिजिटल मीडिया को नकारने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए हमें इसके उपयोग के लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। तकनीकी विशेषज्ञों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे मोबाइल और डिजिटल साधनों को
साधनों को नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करें ताकि तकनीक मददगार बने, बोझ नहीं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अभिभावकों को भी महत्वपूर्ण संदेश देता है कि वे बच्चों का ध्यान केवल अंकों पर न लगाएं बल्कि सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित रखें। बच्चों की तुलना दूसरों से न करें और अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे खुलकर अपने डर, चुनौतियों और उम्मीदें साझा कर सकें। अभिभावकों का सहयोगी व्यवहार बच्चों की परीक्षा तैयारी में सबसे ज़्यादा मदद करता है। भारतीय शिक्षा दर्शन में ज्ञान की प्राप्ति को एक एकाकी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक साझा पथ माना गया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शिक्षकों से अपील करता है कि वे रटने की संस्कृति से आगे बढ़कर आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक को बढ़ावा दें। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें छात्र केंद्रित, तनाव मुक्त और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया है। मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव की जरूरत है ताकि परीक्षाएं केवल याददाश्त नहीं बल्कि समझ, अनुप्रयोग और विकास को माप सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग भी शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। स्कूलों और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों को इस पहल के सिद्धांतों को वास्तविकता में बदलने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए स्कूलों में वेलनेस कमेटियां बनाना, तनाव प्रबंधन और अध्ययन कौशल पर कार्यशालाएं आयोजित करना, अभिभावक शिक्षक संवाद बढ़ाना और छात्रों की उपलब्धियों को केवल अंकों के बजाय विविध क्षेत्रों में पहचानना जरूरी बताया गया है। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अभिलेखित एग्जाम वॉरियर्स जैसे संसाधनों को हर छात्र तक पहुंचाना भी महत्वपूर्ण है। अंततः परीक्षा पे चर्चा मात्र एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका संदेश स्पष्ट है, परीक्षाएं बोझ नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और खुद को समझने का अवसर है। लापता लोगों की बढ़ती संख्या चिंताजनक। एक रिपोर्ट के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में वर्ष 2026 की शुरुआती 15 दिनों 1 से लेकर 15 जनवरी तक में 807 लोग लापता हो गए, जिनमें से लगभग 2/3 महिलाएं हैं। यानी हर दिन औसतन 54 लोग लापता हुए। इनमें से 509 महिलाएं और लड़कियां थीं, जबकि 298 पुरुष थे। कुल लापता मामलों में नाबालिग 191 और वयस्क 616 थे। वर्ष 2025 में दिल्ली से कुल 24,508 लोग लापता हुए थे, जिनमें 60% से अधिक महिलाएं थीं। पिछले एक दशक 2016 से 26 में दिल्ली से कुल 2,32,737 लोग लापता हो चुके हैं। पुलिस ने इनमें से करीब 1.8 लाख लोगों को ढूंढ लिया है, जबकि 52,000 मामले अब भी सुलझ नहीं पाए हैं। लापता लोगों की बढ़ती संख्या न केवल राजधानी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर खतरा है। लोगों के अचानक गायब होने से सबसे अधिक नुकसान मानव पूंजी का होता है। मानव पूंजी का आशय लोगों में निहित ज्ञान और कौशल है। मानव तस्करी, बाल श्रम, देह व्यापार और संगठित अपराध गिरोह की सक्रियता लोगों के लापता होने के प्रमुख कारण है। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, घरेलू हिंसा, जागरूकता की कमी के कारण कई लोग घर छोड़ने को मजबूर होते हैं और बाद में लापता दर्ज हो जाते हैं। वर्तमान में इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग करके भी लोगों को गायब किया जा रहा है। फर्जी रिश्तों, लुभावने नौकरी के प्रस्ताव और ऑनलाइन लोगों का विश्वास जीतकर उन्हें सुनसान जगहों पर बुलाकर गायब करने एवं विदेश में नौकरी के नाम पर तस्करी करने जैसे गंभीर मामले भी चुके हैं। ऐसे में महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। डर और असुरक्षा महिलाओं को शिक्षा, नौकरी एवं सामाजिक जीवन से दूर कर सकती है। लापता व्यक्तियों की खोज पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह लापता मामलों को रोकने और प्रभावित परिवारों की मदद करने के लिए आगे आएं। अपने आस पड़ोस में खेल रहे बच्चों का ध्यान रखें। स्कूल और ट्यूशन से घर आने जाने वाले बच्चों को सतर्क करें। बच्चे बिना बताए घर से बाहर न जाएं। माता पिता बच्चों को अकेले बाजार सामान लेने के लिए ना भेजें। युवक युवतियां घर से बाहर निकलते ही परिवार वालों को अपनी लाइव लोकेशन जरूर शेयर करें। रात के अंधेरे में बाहर जाने से बचें। पिकअप और डेस्टिनेशन के पते सही हैं, यह कंफर्म करने के बाद ही टैक्सी चुनें। विश्वसनीय ऐप से ही टैक्सी बुक करें। ऑनलाइन रिश्ते बनाने से बचें और फर्जी नौकरी का प्रस्ताव देने वालों से सावधान रहें। जागरूक रहें। संदिग्ध गतिविधियों, अपरिचित वाहनों और घूमते अजनबियों की पहचान कर तुरंत उनकी सूचना पुलिस को दें। बड़ी कूटनीति की जीत, विरोध करने की आदत शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में समकालीन राजनीति के स्वरूप को ही संरेखांकित किया है।
यह स्पष्ट है कि अब किसी भी मुद्दे पर विरोध के लिए विरोध का झंडा उठाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और कांग्रेस ने इसमें महारत हासिल कर ली है। इसलिए कांग्रेस का विरोध न तो किसी सार्थक बहस को जन्म देता है और न ही सत्ता पक्ष को अपने रवैये पर विचार को मजबूर करता है। इस तनातनी में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति नया बिंदु बनी है। जब अमेरिका ने टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है तो इसका विरोध करने का क्या तुक है। यह देश हित में, व्यापारियों के हित में और अंततः जनता के हित में ही है। इससे भारत के विकास की गति बढ़ेगी। क्या कांग्रेस और उसके नेता चाहते थे कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक गतिरोध बना रहे? अमेरिका के साथ दूर हुआ व्यापारिक गतिरोध तो पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिन्होंने दिखाया कि भारत किसी के समक्ष झुकने वाला नहीं, भले ही वह देश कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। अतवी विकसित भारत के लिए ऊर्जा जरूरी। किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास में ऊर्जा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ऊर्जा संसाधनों के बिना कोई भी देश औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले उसकी विद्युत व्यवस्था को आधुनिक, सुदृढ़ और हाईटेक बनाना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी दिशा में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 प्रस्तुत की है। इस नीति का उद्देश्य देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक भी शहरों की तरह निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके साथ साथ विद्युत ग्रिडों को नवीनतम स्मार्ट तकनीक से सुसज्जित कर विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाने पर जोर दिया गया है। नई विद्युत नीति में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय स्रोतों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ देश भर में ऊर्जा आपूर्ति को आसान और टिकाऊ बनाया जा सके। बढ़ती महंगाई के इस दौर में गरीब और मध्यम वर्ग पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहा है। ऐसे में यदि नई विद्युत नीति के लागू होने से बिजली दरों में वृद्धि होती है तो उसका सबसे अधिक बोझ इन्हीं वर्गों पर पड़ेगा। यह आशंका भी जताई जा रही है कि स्मार्ट विद्युत व्यवस्था के साथ साथ बिजली के दामों में बढ़ोतरी लगभग तय है। अतः सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 को लागू करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर आर्थिक भार न्यूनतम पड़े। जब तक समाज के सबसे बड़े तबके को राहत नहीं मिलेगी, तब तक विकसित भारत का सपना पूर्ण रूप से साकार होना कठिन होगा। आईडी के अभाव में न रुके सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह केवल एक योजना नहीं बल्कि देश भर के लाखों अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की कहानी है। बिहार राज्य के लगभग 42 लाख किसानों को इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि पर संशय बना हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। राज्य में अभी 73,37,217 किसानों को इस योजना के तहत साल में 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं, जबकि अभी राज्य में 31,12,581 किसानों की फार्मर आईडी बनी है। जिन किसानों के पास अपनी भूमि से संबंधित वैध कागजात उपलब्ध हैं, उनकी आईडी तत्काल बनाई जा रही है, लेकिन सभी पैतृक भूमि वाले किसान वंचित हैं। लेकिन राशि उनको भी मिले, यह सुनिश्चित करने का सरकार प्रयास करे ताकि अन्नदाता सुखी एवं समृद्ध हो। संसदीय मर्यादा की अनदेखी। यह अच्छा नहीं हुआ कि विपक्ष के हंगामे के कारण प्रधानमंत्री लोकसभा से दूसरे दिन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब नहीं दे सके और उसे उनके संबोधन के बिना ही पारित करना पड़ा। ऐसा कम ही होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपनी बात न कह सके और वह भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर। यह एक परंपरा रही है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब आमतौर पर प्रधानमंत्री ही देते हैं। इसकी अपेक्षा भी की जाती है और प्रतीक्षा भी। दशकों बाद यह परंपरा टूटी। जब भी संसद की स्थापित परंपराएं टूटती हैं, तब संसद की गरिमा गिरने के साथ राजनीतिक कटुता तो बढ़ती ही है, लोकतंत्र के प्रति जनता की आस्था भी डिगती है। लोकसभा स्पीकर ने जिस तरह यह कहा कि उन्होंने अनहोनी की आशंका के चलते प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका था, क्योंकि विपक्षी सांसदों के व्यवहार के चलते कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, वह बहुत ही गंभीर है। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि विपक्ष के आक्रामक रवैये के कारण प्रधानमंत्री लोकसभा में बोल ही न सकें। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री की ओर से जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया जा रहा था, तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और अंततः सदन में
सदन से बाहर निकल गए। आखिर इससे क्या हासिल हुआ? संसद के बजट सत्र के शुरुआती चरण में संसद के दोनों सदनों और उसके परिसर में जैसे दृश्य देखने को मिले हैं वे संसदीय मर्यादाओं का उपहास उड़ाने वाले हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक अप्रकाशित पुस्तक के कथित अंश के जरिए चीन के मामले में प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाने और उन्हें कमजोर शासक साबित करने की चेष्टा की। पता नहीं क्यों वे ये भूल गए हैं कि इसके जवाब में उन्हें प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से अप्रिय बातें सुनने को मिल सकती हैं और उनके साथ साथ उनके दल को भी असहज होना पड़ सकता है। बीते दिनों संसद परिसर में भी ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से सामना होते ही राहुल गांधी ने उन्हें न केवल गद्दार दोस्त कहा बल्कि यह कटाक्ष भी किया कि उन्हें कांग्रेस के ही शरण में आना होगा। क्या राहुल कांग्रेस से दूसरे दलों में गए सभी नेताओं को भी इसी नज़र से देखते हैं? प्रश्न यह भी है कि दूसरे दलों से जो नेता कांग्रेस में आए हैं उनके प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है? अच्छा हो कि पक्ष विपक्ष यह समझे कि संसद हंगामे के लिए नहीं है। बच्चियों के बहाने। यदि हम और आप स्वयं के बच्चों के लिए सुख सुविधाओं के सारे साधन जुटाकर संतुष्ट हैं कि सभी दायित्व निभा दिए या निभा रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में 3 अवयस्क बच्चियों के दुखद अंत की धड़कन रोक देने वाली कथा के हर कोर को समझने का यत्न करना चाहिए। बच्चियों की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर मौत का वर्ण करने की घटना प्रत्यक्ष भले मोबाइल फ़ोन और गेमिंग की लत के कारण हुई मानी जाए, लेकिन यह पूरे सत्य से मुंह चुराना ही होगा। बच्चों का स्क्रीन टाइम घटाना चाहिए, पैरेंटल कंट्रोल रखना चाहिए, गेमिंग ऐप बनाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी बातें सही हैं, किंतु एक बार स्थिर मन से स्वयं से भी पूछना चाहिए कि हमें अपने परिवार समाज के बड़ों से जो मिला क्या हम उसका एकांश भी अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, समय दे पा रहे हैं, संस्कार दे पा रहे हैं? विचार करना चाहिए कि गेमिंग ऐप बनाने व बच्चों को मोबाइल का लती बनाने वाले कैसे उनके मन की मौन पुकार सुन लेते हैं और हम आप अपने ही अंश की सिसकियां सुन नहीं पाते। ऐसी लतों पर नियम कानूनों का दायरा बनाकर कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है, लेकिन अकेलेपन से गुजर रहे बचपन को अभिभावकीय संरक्षण और पारिवारिक संस्कारों की छतरी बिना सुरक्षित रख पाना असंभव ही है। यह परिवार नामक संस्था को भी मजबूत करने का समय है। ऊर्जा, कल्पना शक्ति। मनुष्य का मस्तिष्क अनंत शक्तियों से संपन्न है। कल्पना ऐसी ही एक शक्ति है। कल्पना की शक्ति से व्यक्ति जीवन में मनचाहे रंग भर सकता है। किसी भी विचार का आधार कल्पना ही होती है और विचार ही व्यक्तित्व को आकार देते हैं। इसलिए कल्पनाओं की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे सकारात्मक कल्पना के अभाव में प्रायः मनुष्य कुकल्पनाओं के जंजाल में भारी त्रास झेलने के लिए विवश होता है। भय का भूत मात्र कल्पना के आधार पर जीवित हो उठता है। कल्पना की नकारात्मक शक्ति हमारे सोच को भय, उद्विग्नता एवं वितृष्णा के भाव से भर देती है और जीवन को कष्टदायक बना देती है। वहीं सकारात्मक कल्पना शक्ति से हम प्रत्येक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य से लेकर धन, वैभव, ऐश्वर्य को आकर्षित कर सकते हैं। अपनी आदतों को सुधार कर व्यक्तित्व को मनचाहा रूप दे सकते हैं और जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय ला सकते हैं। कल्पना के सहारे ही कवि, लेखक, विज्ञानी और विचारक अपनी सृजन साधना में नए रंग भरते हैं और संसार को कुछ नया देकर जाते हैं। कल्पना शक्ति के लिए ही कहावत प्रसिद्ध है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कल्पना की शक्ति को समझते हुए हम जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अपने कल्पित ध्येय को कार्य योजना के अनुरूप पूरी निष्ठा के साथ लागू करें। आपके प्रयास, चेष्टाएं, संकल्प और विचारणा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होने लगेंगे। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करें और दृढ़ता के साथ समय पालन करें। छोटी छोटी सफलताओं के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े कदम संभव होंगे। साथ ही ज्ञान का दायरा बढ़ाते रहें। प्रतिदिन कुछ नया एवं प्रेरक पढ़ें या सीखें। इससे आपकी कल्पना शक्ति नई ऊंचाइयों को छुएगी। इसे और व्यापक रूप देने के लिए महापुरुषों के प्रेरक जीवन चरित्र का अवलोकन भी सार्थक होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह क्लिप पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को पढ़ने व सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।